गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? 10+2 एग्ज़ाम के बाद आज आप फर्स्ट टाइम क्लास में है और कुछ एग्ज़ाम्स आपके अभी बाकी है। इंजीनियरिंग एडमिशन लेने के बाद ये आपकी पहली क्लास है। मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर में फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज मैं आपको बहुत सिंपल बेसिक से स्टार्ट करते हुए एक टॉपिक आपको समझाऊंगा और ये टॉपिक आपने अपने क्लास 12th में भी पढ़ा है और कई बार इसको रिवाइज भी किया होगा। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला चैप्टर ही यही चैप्टर है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1, जिसमें हम कूलम्स लॉ के बारे में बात करेंगे और कूलम्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन, चार्जेस वगैरह कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम एक एक पॉइंट को उठा के बात करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 से, जिसमें हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ का डेफिनेशन, वेक्टर फॉर्म वगैरह हम डिस्कस करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो जब भी हम दो चीज़ों को, जो सूटेबल बॉडीज़ है, उनको आपस में हम रब करते हैं और उनके रब करने से जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उस फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू suitable bodies and transfer of electrons from one body to other। अब जितना भी इलेक्ट्रिफिकेशन पार्ट है जो आपके अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, उसमें हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे कि ग्लास, अब ग्लास पे इलेक्ट्रॉन्स कुछ ज़्यादा है और जैसे ही हम इसमें सिल्क का कपड़ा लगाते हैं तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स सिल्क में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे कि सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ग्लास की रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इसी तरह से हम देखेंगे जो फर है, फर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है और जब हम इबोनाइट से इसको रब कराते हैं तो फर से इबोनाइट के रॉड पर चार्ज मूव कर जाता है, जिसकी वजह से इबोनाइट की रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और फर पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो हम इसी हिसाब से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जिस जगह से ट्रांसफ़र हो रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जिस जगह पर ट्रांसफ़र हो रहा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो आप इसी हिसाब से सिल्क और एबोनाइट के रॉड को आप समझ सकते हैं कि क्यों वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि ग्लास जो कि एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको जब हमने रब किया सिल्क से तो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास की रॉड से निकलकर सिल्क पर आ गए और उसी हिसाब से फर के जो इलेक्ट्रॉन्स के जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे वो जब रब करने से इबोनाइट की रॉड पर आ गए। तो जिधर से ट्रांसफ़र हो रहा है उधर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जिस तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चाहे कैसा भी चार्ज हो, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब इलेक्ट्रॉन एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो जिस जगह से ले रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है और जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ जाते हैं। जितने नंबर बढ़ते हैं उतने का एक्सेस चार्ज, नेगेटिव एक्सेस चार्ज उस बॉडी पर आ जाता है। उस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए या हम आगे एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट अगर कर लें तो वो हमें मिल जाएगा। तो हम देखेंगे कि अगर कुछ बॉडीज़ हैं जिनको हम मटेरियल्स हैं जिनको हम आपस में रब करते हैं, फर, ग्लास, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, कॉटन, वुड, सीलिंग वैक्स वगैरह, तो हम इसमें उसको चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इनमें से अगर हम देखें पॉजिटिव चार्ज किस किस के ऊपर आएगा तो ग्लास, वूल, फेलन, एबोनाइट, ड्राई हेयर। अब नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? सिल्क, एम्बर, इबोनाइट, रबर, प्लास्टिक, पॉलीथीन एंड कॉम। तो ये सब जो चीज़ें हमारे पास हैं इसमें हम आराम से इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज़ आप इस चीज़ से डिफाइन कर सकते हैं कि दो तरीके के चार्ज नॉर्मली हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज।
अगर एक जैसे चार्ज हैं तो आपस में रिपेल करेंगे, और अगर एक जैसे चार्ज नहीं है, अपोजिट तरह के चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और जितने चार्ज हम जैसे लगाते रहेंगे उसका एडिटिव रिजल्ट हमें मिलता रहेगा। प्लस प्लस लगाएंगे तो प्लस होके रिजल्ट मिलेगा, प्लस माइनस लगाएंगे तो नेट हमें रिजल्ट मिलेगा चार्ज का। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज को हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो चार्ज जब क्वांटाइज्ड है तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि अगर कुछ नंबर चार्ज के एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो उतना नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उतना चार्ज वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स rather than in continuous amount, and one electronic charge is given by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. So the total charge on a body which transfer with n electrons, there will be q is equal to plus minus ne. Charge is conserved. तो कंजर्व का मतलब है कि हम इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम किसी जगह पे इसे बना नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, केवल एक जगह से दूसरी जगह पर चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। कूलम्स लॉ अगर हम देखें तो हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं और वो एक जैसे भी हो सकते हैं और अपोजिट चार्ज भी हो सकते हैं, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर दो चार्ज हमारे पास कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, चाहे वो फ्री स्पेस हो, वैक्यूम हो या कोई मीडियम हो, तो उनके बीच में आपस में कोई फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कूलम्स लॉ इज डिफाइंड एज वेरी सिंपल notation like electrostatic force of interaction, either attractive or repulsive, between 2 point electric charge is directly proportional to the product of the charges, inversely proportional to the square of the distance between them, and acts along the line. कूलम्स लॉ बिल्कुल स्ट्रिक्टली बात करते हैं केवल पॉइंट चार्जेस के लिए। हम अभी बात नहीं कर रहे हैं कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, हम 2 पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं जो दो छोटे चार्ज है Q1 एंड Q2 और r डिस्टेंस पर वो रखे हुए हैं। तो कूलम्स लॉ की डेफिनेशन के हिसाब से फोर्स प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी F is proportional to Q1 Q2 by R square. Now there is a constant small k that is known as Coulomb's constant. So this Coulomb's constant is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of free space. Free space permittivity, we can define that in free space or vacuum how many field lines are being available, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना अलाउ करता है वो मीडियम। तो जैसे एप्सिलॉन हम उसको डिफाइन करते हैं अगर वहाँ फ्री स्पेस नहीं है, वहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। K is defined as dielectric constant or relative permittivity और specific inductive capacity और dielectric coefficient. It is relative permittivity जो एक रेशो है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन तो परमिटिविटी है मीडियम की और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी फ्री स्पेस की। तो हम इसको एक रेशो से डिफाइन कर सकते हैं। तो वैक्यूम में अगर हम देखेंगे तो वैक्यूम के अंदर फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by Q2 by R स्क्वायर, और मीडियम में है F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं जो K की वैल्यू K is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन को हमने रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट से, जहाँ एप्सिलॉन R है रिलेटिव परमिटिविटी जो कि रेशो है, ठीक है। इससे हमने वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर। तो किसी मीडियम के अंदर कूलम्स फोर्स की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये अभी हम जो बात कर रहे हैं ये सारा का सारा हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, अभी हम कोई डायरेक्शनल वैल्यू इसमें नहीं दे रहे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल के आती है 8.8542 into 10⁻12
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो हम आराम से इस वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो 1/4πε0 8.9875 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू हम ले सकते हैं। वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो वैक्यूम में अगर हमारे पास दो कंडीशंस हैं, जहाँ पर Q1 Q2 का जो मल्टीप्लिकेशन है अगर वो पॉजिटिव है, कब होगा पॉजिटिव? जब दोनों चार्ज एक जैसे होंगे, प्लस Q1 या प्लस Q2 r डिस्टेंस पे अगर वो रखें, then there will be a unit vector giving the direction r12 from 1 to 2, and because these are similar charges, positive charges, so Q2 will experience a force due to Q1 और Q1 भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q2 की वजह से। तो Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो रिपल्सिव होगा इस डायरेक्शन में, और ऐसे ही Q1 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q2 की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स जब हम बात करेंगे F12 इस वाले फोर्स की इस डायरेक्शन के अंदर, इससे अपोजिट होगा, तो Q1 Q2 by r स्क्वायर R21, तो R21 इज द डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन। ऐसे ही दोनों चार्जेस अगर नेगेटिव हैं माइनस Q1 और माइनस Q2, तब भी उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, और उस कंडीशन में भी Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू निकालते हैं F21 इसके लिए, तो 1/4πε0 Q1 Q2 by r स्क्वायर R12 इस डायरेक्शन में। दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है Q1 Q2 ग्रेटर लेस देन 0, यानी कि दोनों चार्जेस, एक प्लस है और एक माइनस, अपोजिट है, r डिस्टेंस है, जिसकी वजह से Q1 और Q2 लेसर देन 0, नेगेटिव साइड। उस जगह में F12 की वैल्यू आप आराम से देख सकते हैं, दोनों अपोजिट है, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट मिलेगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर आप देखेंगे जो फोर्स 1 2 है वो अपोजिट डायरेक्शन में F21 की। तो अगर हम वैल्यू की बात करें विद वेक्टर क्वांटिटी, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर इन ऑल द केसेस, यानी कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को कंप्लाई कर रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहते हैं कि अगर हम कोई एक फोर्स एक डायरेक्शन में लगाएंगे, तो उस जो जो ऑब्जेक्ट एक फोर्स जनरेट कर रहा है एक डायरेक्शन में, उसके ऊपर भी कोई फोर्स लगेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मैं एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो इधर से भी इस साइड को एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो कूलम्ब्स लॉ कंप्लाइज विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हम इसको वेक्टर क्वांटिटी में भी नोटेट कर सकते हैं, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R, जिसकी वजह से Q1 Q2 बाय R³ की फॉर्म आ जाएगी दोनों ही टर्म्स के अंदर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ नहीं रहेगा, ये तब भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्शन के लिए इसको वेक्टर में नोटेट कर दिया। तो अगर हम केवल डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये तब भी R स्क्वायर ही रहेगा। अगर हमें कभी ये इक्वेशन लिखी आए कि क्या ये कूलम्ब्स लॉ है, यस ये कूलम्ब्स लॉ है, और ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ ही रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चार्ज यूनिट्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक कूलम जो चार्ज होता है वो अगर हम दो चार्जेस को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे और वो दोनों एक जैसे चार्ज हैं और उनके बीच में एक बहुत बड़ा फोर्स काम करे, कितना फोर्स काम करेगा? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो अगर इतना फोर्स दो चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करे जब वो दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखें, तब हम उसको बोलेंगे कि वो एक यूनिट एक कूलम चार्ज है। तो CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में हम इसे स्टैट कूलम्स या ESU ऑफ चार्ज बोलते हैं। 1/k, k is dielectric constant, and for vacuum k is 1, so F is equal to Q1 Q2 by R square. In CGS electromagnetic system, unit of charge is amp coulomb और EMU of charge। अगर हम सारी वैल्यूज को देखें, EMU of charge is CSU of charge, 1 EMU of charge कितना होता है? 3 इंटू 10⁻10 ESU of charge,
and 1 coulomb of charge is 3 into 10 to the power 9 state coulombs and 1 amp coulomb is 10 coulombs. ये आप आराम से अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने के लिए आप रख सकते हैं। ये बहुत ध्यान से आप यूज़ करें जब भी न्यूमेरिकल्स करें डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर। रिलेटिव परमिटिविटी हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक रेशो है जिसको हम अलग अलग नाम से बुला सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी और डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये एक रेशो है जहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको हम फोर्स से भी डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द वैक्यूम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द मीडियम। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत छोटा सा अगर हम बात करते हैं, जो कि कुलम्स लॉ तो हमेशा पॉइंट चार्जेस की बात करता है, लेकिन इन प्रैक्टिकल पॉइंट चार्जेस तो मिलना मुश्किल है। एक एक इलेक्ट्रॉन को तो हम पकड़ के एक जगह पे रख नहीं सकते, तो हम एज्यूम करते हैं कि जब भी हम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं वो चार्ज पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए उस पूरे चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी चार्ज हम दे रहे हैं विच कवर्स अ स्पेस विद डायमेंशंस मच लेस देन इट्स डिस्टेंस, तब तो हम उसे बोलते हैं पॉइंट चार्ज, जो बहुत मुश्किल है उसको अचीव करना। लेकिन अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस चार्ज, जब भी हम रखेंगे आसपास होने वाले चार्ज है, तो उनको अगर हम लेते हैं तो उसको हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जगह मीडियम है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स है, लिक्विड्स है, उसी तरह से हम इसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं चार्ज कैलकुलेशन की, तो हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइन और लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज को किसी एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन पे हम बना दें, जैसे हमने एक प्लस यहाँ पर चार्ज है लाइन में रखा हुआ है और इसको हमने कुछ चार्ज दिया Q और इस लाइन की लेंथ है L, तो लैम्डा को हम डिफाइन कर सकते हैं Q बाई L। तो जब भी कभी पूरा चार्ज हम एक स्ट्रेट लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्ट्रेट लाइन or over the circumference of a circle or over the edge of a cuboid etc, wherever the line is there, so line, एक लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लैम्डा को हम डिफाइन कर सकते हैं dq बाई dl, और टोटल चार्ज उस लाइन के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए q इज इक्वल टू इंटीग्रल l लैम्डा dl। तो ये लाइन इंटीग्रल हम ले रहे हैं तो क्योंकि एक लाइन है, एक ही डायरेक्शन में वेरिएबल है, तो हम इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे वो किसी एक डायरेक्शन में करेंगे। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो x डायरेक्शन dx, y डायरेक्शन dy, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसी में ही हम इसे इंटीग्रेट करेंगे ए लाइन इंटीग्रल के कंसिडरेशन। दूसरा है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये तब राइज होता है जब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस एरिया। एक हमारे पास सरफेस है, उसको हमको चार्ज दे रहे हैं, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका यूनिट होगा कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। एक हमारे पास एरिया है, उसको हमने कुछ क्यू चार्ज दिया, लेकिन उस एरिया के अंदर एक स्मॉल एरिया ds डिफाइन कर लिया। उस ds एरिया के अंदर dq चार्ज अगर हम कंसिडर करें तो सिग्मा को डिफाइन कर सकते हैं पूरे चार्ज के लिए q बाई एस, पूरे एरिया के लिए, और एक स्मॉल एलिमेंट के लिए dq बाई ds। तो अगर हमें एक स्मॉल एलिमेंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके। तो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि सरफेस इंटीग्रेशन करते हुए हमारे पास दो वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई अगर x डायरेक्शन में है तो चौड़ाई y या z डायरेक्शन में हो सकती है। तो हम सरफेस इंटीग्रल यूज़ करते हुए डबल इंटीग्रेशन यहाँ यूज़ करेंगे सिग्मा, जैसे अगर हम x और y लेंगे तो इसको लिखेंगे dx dy, तो डबल इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। ऐसी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, और अगर हम किसी वॉल्यूम के अंदर किसी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको यूनिट भी हम लिख सकते हैं कूलम्स पर मीटर क्यूब। और इस तरह का अगर वॉल्यूम है और स्मॉल पूरा चार्ज हमने दिया Q, लेकिन स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है d tau, तो हम डिफाइन कर सकते हैं डी रो को
क्यू बाई टो या डी क्यू बाई, और टोटल चार्ज जो कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हुए। अब ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है इसके अंदर डी टो है, तो डी टो जो हमारा स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है 3 डायरेक्शंस के अंदर है, एक्स वाई और जेड। तो वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करते हुए हम ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड के अंदर, तो हमारा पूरा जो चार्ज है इस वॉल्यूम का कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस आज हमने वो देखा है, वो हम बहुत सिंपल तरीके से वेक्टर्स और फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ के हिसाब से फिर चार्ज का यूनिट, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आज हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो आप धीरे धीरे इसको समझ सकते हैं, बहुत आराम से आप इसे समझ सकते हैं। बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं, ये आज हमने डिस्कस किया। इससे आगे हम इसी टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा क्विज़ आपको देंगे, उस क्विज़ को आप आंसर करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें ईमेल से या मेरे डायरेक्ट फ़ोन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।